पाकिस्तान में आईवीएफ का सक्सेस रेट 30 to 40% है और इसमें हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जिस कपल की आईवीएफ हमने डिसाइड किया होता है, जिसमें फ़ीमेल के हार्मोन्स के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस किया जाता है। उसके बेस पे हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं और डोज डिसाइड करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एज ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन MBBS, DGO, FCPS, CHP और जर्मनी से एडवांस डिप्लोमा इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक यानी IVF है और मैं इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स डील कर रही हूँ। आज मैं बात करूँगी IVF के सक्सेस रेट के बारे में, जो कि पाकिस्तान में 30 to 40% है। हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होती हैं उस कपल के लिए जिसका हमने IVF प्लान किया होता है। उसमें फ़ीमेल के हार्मोन्स के टेस्ट होते हैं, बेसलाइन अल्ट्रासाउंड और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस। हम ये प्रीलिमिनरी टेस्ट इसीलिए करते हैं कि अगर इसमें कोई ख़राबी है तो हम इसको पहले ऑप्टिमाइज़ करें और फिर IVF ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए। IVF ट्रीटमेंट का दौरानिया तकरीबन 2 से 3 हफ्ते होता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोटोकॉल कि हम लॉन्ग प्रोटोकॉल या शॉर्ट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। जब पेशेंट का IVF ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, उस दिन से आगे किन मराहिल से गुजरना पड़ता है ये मैं अब आपको तफसील से बताऊंगी। जिस दिन ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है उस दिन हम पेशेंट के ब्लड टेस्ट करते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसके बेस पे हम पेशेंट की डोज डिसाइड करते हैं। डिसाइडेड डोज के मुताबिक पेशेंट को डेली इंजेक्शंस लगना स्टार्ट होते हैं। एक ही वक्त पे रोज़ाना इंजेक्शंस लगते हैं और फिर हम इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। अगले 10 से 12 दिन इसकी मॉनिटरिंग चलती है, जिसमें हम डे 6, 8, 10 या 12 पे हम अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट करते हैं और उससे हम फॉलिकल की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। वंस फॉलिकल का साइज़ बड़ा यानी मैच्योर साइज़ जो हमारा रिक्वायर्ड साइज़ है वो हो जाता है तो उस दिन हम ट्रिगर करते हैं। एक इंजेक्शन होता है जिसको हम अपने डिसाइडेड प्रोसीजर टाइम से तकरीबन 34 to 36 आवर्स पहले लगाते हैं। जब ये इंजेक्शन लग जाता है, इसके 34 to 36 आवर्स के बाद अगला मरहला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ओवम पिकअप का। उसमें हम पेशेंट ने खाली पेट आना होता है और अंडर एनेस्थीसिया हम पेशेंट को बेहोशी दे के अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल से फॉलिकल से फ्लूइड एस्पिरेट करते हैं। फ्लूइड निकालते हैं फॉलिकल से और एम्ब्रियोलॉजिस्ट को देते हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप में देख के हमें बताते हैं कि कितने एग्स मिले हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। उसी दिन ही हस्बैंड का सीमन का सैंपल लिया जाता है और उसमें से बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स सिलेक्ट करके लेबॉर्ट्री में हम इसी के प्रोसीजर के थ्रू स्पर्म्स और एग्स को मिलाते हैं और उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट में इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। इंक्यूबेटर में रखने के 24 से 48 घंटे के बाद चेक किया जाता है कि कितनी फर्टिलाइजेशन हुई है और कितने एम्ब्रियोज बने हैं। उनकी क्वालिटी चेक की जाती है और एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं, जो कि डे 3 तक मॉनिटर की जाती है, यानी जिस दिन पिक हुआ उसके तीसरे दिन तक। और फिर तीसरे दिन दोबारा असेस किया जाता है। अगर ग्रोथ अच्छी है तो फिर उसको ग्रो कराया जाता है डे 5 तक। डे 5 पे दोबारा एम्ब्रियोज को असेस किया जाता है। अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है तो उनको फ्रीज़ कर दिया जाता है और प्लान किया जाता है फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद। और इन केस अगर एम्ब्रियोज की तादाद कम है या उनकी क्वालिटी ऐसी है कि वो फ्रीजिंग या थॉइंग प्रोसीजर को टॉलरेट नहीं कर सकते तो ऐसे केस में फ्रेश ट्रांसफ़र उसी साइकिल में ही कर दिया जाता है, जो कि डे 3 या डे 5 पे किया जाता है। नेक्स्ट जो सबसे सेंसिटिव और नाजुक मरहला है वो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। ये तकलीफ़ दे अमल नहीं है। विदाउट एनेस्थीसिया हम इसमें परफॉर्म करते हैं और स्पेशल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर के ज़रिए हम माँ की बच्चेदानी के अंदर जो तैयार एम्ब्रियो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके बाद 14 दिन के लिए हम प्रेगनेंसी की सपोर्ट मेडिसिन्स देते हैं और फिर एक ब्लड टेस्ट जिसे सीरम बीटा HCG कहा जाता है उसके थ्रू प्रेगनेंसी का पता चलाया जाता है। अगर आपको भी हमल में दुश्वारी का सामना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं marham.pk के थ्रू ऑनलाइन या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट के लिए। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क क्वेश्चन।